Welcome students to MS classes. Today we are here to discuss mathematics and this is second lecture of determinants. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। स्टार्टिंग ऑफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, हम 8 या 10 प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स की, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड देन इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स में जो पेक्यूलियर क्वेश्चंस आते हैं विच आर ऑफ नाइस वेटेज इन द एग्जामिनेशंस, 5 to 6 मार्क्स के वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना होता है, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके होता है। तो आप इन प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे से नोट कीजिएगा वन बाय वन, ठीक है। इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके वो सारे डेरिवेशंस होते हैं, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ये जान के मैं इस नोटेशंस में लिख रहा हूं सो दैट आप ये नोटेशन भी सीख सकें। प्रॉपर्टी नंबर 1 इज लेट ए बी अ स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अगर एक A जो है वो एक स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, जैसे कि यहां पर 3x3 की है, तो n क्रॉस n मतलब 3x3, देन द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम कैसे हम बता रहे हैं, समेशन से, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their cofactors is always equal to determinant of A, ठीक है। The sum of the elements with their corresponding cofactors is equal to the determinant। ये हमने पहले किया हुआ है, इसकी नोटेशन समझते हैं। यहां पर हम J को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब AIJ टाइम्स CIJ, मतलब I की कोई वैल्यू ली हुई है, ठीक है। कीपिंग I फिक्स्ड, I मतलब क्या होती है, रो, J क्या होता है, कॉलम। तो कीपिंग अ रो फिक्स्ड, हम J चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब अलोंग अ रो हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम यहां पे देखेंगे, कीपिंग I फिक्स्ड एंड J को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, समेशन चल रहा है 1 से लेके n तक, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है तो समेशन चलेगा 1 से लेके 3 तक। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, A11 AIJ मतलब A11 टाइम्स C11। नेक्स्ट I की वैल्यू सेम रहेगी, J की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, तो A12 टाइम्स C12 प्लस समेशन है क्योंकि, तो अगेन प्लस A13 टाइम्स C13, क्योंकि I जो है वो 1 है, J की वैल्यू 1 से लेके 3 चलेगी। अब क्योंकि फाइनल ऑर्डर हमारा जो है वो 3 है, इसीलिए 1 3 तक ही लास्ट हम जाएंगे। ये जो पूरा टर्म है इसकी जो वैल्यू है इक्वल टू डिटर्मिनेंट है, एंड दिस इज ओनली हाउ वी कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। इसमें कोई भी चीज नई नहीं है, नथिंग न्यू इन दिस इक्वेशन। ऐसे ही हमने 3x3 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक्सपैंड भी किया है, ठीक है। यही चीज अगर मैं एक्सपैंड करूं बाय सेकेंड रो, तो क्या आएगा, A21 टाइम्स C21, फिर A22 टाइम्स C22 प्लस A23 टाइम्स C23। ये भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। इसमें I की वैल्यू क्या है, 2 फिक्स कर दी है और J चेंज हो रहा है। ये हो गया एक्सपैंडिंग बाय एनी रो। एक्सपैंडिंग बाय एनी कॉलम के लिए क्या होगा, अब हम J को फिक्स करेंगे और I की वैल्यू को वेरी करेंगे। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, मान लीजिए J की वैल्यू 1 है तो J की वैल्यू 1 चलेगी और I वेरी होगा 1 से लेके 3 तक। तो A11 टाइम्स C11 प्लस A21 टाइम्स C21 प्लस A31 टाइम्स C31। तो J थ्रू आउट 1 है और I की वैल्यू 1 2 3 चली। इसकी भी वैल्यू किसके बराबर होगी, डिटर्मिनेंट के। इसीलिए हम बात कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट को एवेल्युएट करने के लिए 6 मेथड्स होते हैं, बाय एनी 3 रो और एनी 3 कॉलम। हम इन तीनों रोस में से या इन तीनों कॉलम में से किसी को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये 6 के 6 जो हमने टर्म्स लिखे हुए हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है लिखने। जब आप लिखेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी अच्छे से, और ये नोटेशंस बहुत ही काम के हैं, ठीक है। Moving on to the next property. Now coming to the property number 2. आप property number 2 note कर लीजिए। If matrix A be a square matrix of order n, then the sum of the products of elements of any row or column with the cofactors of the corresponding elements of some other row or column is 0. ठीक है, तो पहले हम ये मैट्रिक्स में से समझते हैं कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो
के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो रो है उसी को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो क्या आ रहा था आंसर? डिटर्मिनेंट। अब वो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट रो ले रहा हूं और उसको मैं सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को आंसर हमेशा क्या आएगा? 0। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट कॉलम ले रहा हूं और फर्स्ट कॉलम के ही कोफैक्टर्स के साथ उनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर रहा हूं तो आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट्स। लेकिन ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम लेता हूं और मैं सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर्स लेता हूं और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0। उसकी नोटेशन कैसे रहेगी? इस फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, ये नोटेशंस याद करनी जरूरी है। ठीक है, ये नोटेशंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी जरूरी है, अदरवाइज सीबीएसई में आपको ऐसी नोटेशंस कम देखने को मिलती हैं। हो सकता है आपको जैसा पहले मैंने लिखा था वैसी ये नोटेशंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस में आ जाए कि विच ऑफ देम होल्ड्स गुड। ठीक है, कहीं पे डिटर्मिनेंट लिखा होगा, कहीं पे 0 लिखा होगा, कहीं पे 5 लिखा होगा, तो आपको ये प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज याद करके पता चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है, जिससे आप सही आंसर पे टिक कर सकें। अगर सेम रो या सेम कॉलम के उनके ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट। अगर जो रो है उसके दूसरे रो से कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0। तो अगर ये नोटेशन को अगर आप देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, जे वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। जे क्या होता है? कॉलम। तो जे वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, हम अलोंग एनी रो एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब i की वैल्यू फिक्स्ड है। तो समेशन j इक्वल्स टू 1 to n aij टाइम्स ckj वेयर k एंड i आर नॉट इक्वल। k और i नॉट इक्वल करने से हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि जो रो के एलिमेंट्स उठा रहे हैं उसके अलावा किसी और रो के हम कोफैक्टर्स उठा रहे हैं। तो अगर i जो है वो 1 है तो k क्या हो सकता है? या तो 2 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। सिमिलरली अलोंग द कॉलम में क्या होगा? समेशन ऑफ i टू n aij टाइम्स cik। तो aij इसमें j की वैल्यू फिक्स होगी, हम अलोंग द कॉलम एक्सपेंड कर रहे हैं, अलोंग द कॉलम कोई कॉलम j वैल्यू फिक्स रहेगी और i की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके ऑर्डर n तक, और जो j की वैल्यू है वो k के बराबर नहीं होगी। अगर मान लीजिए मैं सेकेंड कॉलम की बात कर रहा हूं, एक्सपैंडिंग थ्रू सेकेंड कॉलम अगर कर रहा हूं, तो k की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। ठीक है, 2 नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं यूजिंग i इक्वल्स टू 1, मतलब मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूं तो k की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। तो फर्स्ट रो से अगर एक्सपैंड करो तो पहले 2 रख के देख लूं k को, फिर 3 रख के देख लें। तो जब i इक्वल्स टू 1 रहेगा, k इक्वल्स टू 2 रहेगा, तो हमारी ये वाली मैट्रिक्स का, ये वाले समेशन का एक्सपेंशन क्या बनेगा? a11 c21 प्लस a12 c22 प्लस a13 c23। दिस वुड बी इक्वल टू 0। सिमिलरली k इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये भी 0। यहां पे आप i इक्वल्स टू 2 करके k इक्वल्स टू 1 और k इक्वल्स टू 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। i की वैल्यू 2 रखेंगे तो k क्या बन सकता है? k या तो 2 नहीं हो सकता, k या तो 1 होएगा या तो 3 होएगा। ऐसे करके इक्वेशन बना के उसको भी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। सिमिलरली यूजिंग द सेकेंड समेशन हमारे पास j इक्वल टू 3 होएगा तो k इक्वल्स टू 3 यूज कर सकते हैं। तो j की वैल्यू 2 पुट करके और k की वैल्यू 3 पुट करके i को वेरी कराएंगे 1 से लेके 3 तक। तो i वेरी होगा 1 2 3 और जो j की वैल्यू है वो 2 रहेगी हमेशा और k की जो वैल्यू है वो हमेशा 3 रहेगी। ठीक है, ये सबके आंसर क्या आएंगे? 0 यूजिंग दी सेकेंड प्रॉपर्टी। मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन यू टेक द ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है, उसका डिटर्मिनेंट है कुछ मान लीजिए m, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी हमको ट्रांसपोज ऑफ A लेने पर उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? कैपिटल M। मतलब ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पर कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स विल रिजल्ट इन अ नेगेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है उसमें हम कोई भी 2 रो को या कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे
तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है उसका नेगेशन हो जाएगा, मतलब उसमें माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, हमारे पास अगर मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, हमने क्या किया, यहाँ पर थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से एक्सचेंज कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर ए बी सी, तो डिटर्मिनेंट में क्या होएगा, ये एक नई मैट्रिक्स बन गई जिसका डिटर्मिनेंट होएगा माइनस एम। ठीक है, नेक्स्ट इज आइडेंटिकल रो एंड कॉलम्स विल रिजल्ट इन डिटर्मिनेंट टू बी जीरो। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है जिसका कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पर हमारी दो रोज और यहाँ पर हमारे दो कॉलम सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट या इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो होएगा जीरो। ठीक है, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6 विच सेज कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम इज जीरो देन डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। अगर कोई भी किसी भी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होंगे तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। ये हम कैसे सोच सकते हैं कि अगर हम यही कॉलम से जो भी जीरो वाली कॉलम होगी या जीरो वाली रो होगी उसी से डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आने वाला है, जीरो। ठीक है, तो कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो अगर जीरो हो जाएगी तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 7 विच सेज कि इफ दिस इज बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर विद एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को, मैट्रिक्स की किसी भी एक रो और कॉलम को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो उसका डिटर्मिनेंट है वो उसी स्केलर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स में अगर हम जैसे ये ए मैट्रिक्स है उसमें अगर के मल्टीप्लाई करते थे तो हर एलिमेंट के साथ, सारे 9 एलिमेंट्स के साथ के मल्टीप्लाई हो जाता था। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स में अगर किसी भी कॉलम या किसी भी रो में अगर आप स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इस केस में देखेंगे सामने सेकेंड रो में के मल्टीप्लाई किया हुआ है हर एलिमेंट के साथ, तो डिटर्मिनेंट जो इनिशियली एम था वो हो जाएगा के टाइम्स एम। ठीक है, या तो अगर हम फर्स्ट कॉलम के साथ के मल्टीप्लाई कर देते तो हमको डिटर्मिनेंट फिर क्या आएगा, के टाइम्स एम। अब के बाद मान लीजिए हम किसी दो रोज को मल्टीप्लाई करते हैं विद के, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स एम। और अगर हम सारी रोज या तो फिर सारे कॉलम्स बोले में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, के क्यूब टाइम्स एम। ठीक है, तो मैट्रिसेस में जो एक स्केलर के मल्टीप्लिकेशन से सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता था, डिटर्मिनेंट्स के केस में के क्यूब लगेगा तब जाकर सारे एलिमेंट्स में स्केलर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैट्रिक्स एंड अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के क्यूब टाइम्स चेंज हो जाएगी अगर हर एलिमेंट के साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किसी एक रो या कॉलम के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो के टाइम्स चेंज होगी, या अगर किसी दो रो या दो कॉलम के साथ करेंगे तो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, सेम डिवीजन में भी ऐसा ही होगा, अगर पूरी एक रो को डिवाइड बाय स्केलर कर देंगे तो डिटर्मिनेंट भी डिवाइड बाय के हो जाएगा। अगर दो रो या दो कॉलम को डिवाइड बाय के करेंगे तो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट जो है एम वो ट्वाइस टाइम्स डिवाइड होगा के से, मतलब एम बाय के स्क्वायर बनेगा। और अगर 3 बार कर देंगे तो एम बाय के क्यूब बनेगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 स्टेट्स दैट इफ मेक ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स such that each element of a row or column is expressed as sum of 2 or more terms, then the determinant of A can be expressed as the sum of determinants of 2 or more matrices of same order. ठीक है, ये आपने नोट कर लिया हो तो आगे हम इसको देखते हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, ए मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, पूरे रो 1 में A1 के साथ अल्फा 1, B1 के साथ अल्फा 2, C1 के साथ अल्फा 3 एडेड है। ठीक है, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में एनी रो और एनी कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी फर्दर सबडिवाइडेड एज 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विद करस्पॉन्डिंग टर्म्स। मतलब यहाँ पे A1
B1 और C1 के साथ एक मैट्रिक्स बना लो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के साथ दूसरी मैट्रिक्स बना लो, दोनों ही 3x3 की मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट होगा वो मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो आप किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी डिटर्मिनेंट को अपनी सहूलियत के अनुसार ऐसे सब डिवाइड कर सकते हैं। उसके डिटर्मिनेंट्स, जो फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो अनचेंज्ड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 हम नोट करेंगे, लेट ए एंड बी बी स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्सेस। ठीक है, एंड ए, ठीक है, इसको हम फिर से बोलेंगे, let A be a square matrix and B be a matrix obtained from A by adding a row of A and a scalar multiple of another column of A. ठीक है, then the matrice, then the determinants of both the matrices would be same. क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स बनाता हूं B, ठीक है, अगर मैं एक दूसरी मैट्रिक्स बनाता हूं B, उसमें क्या किया मैंने, B में, A से B में आने के लिए मैंने क्या किया, रो फर्स्ट कॉलम में C1 में, यहां पे मैंने एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। मैंने क्या किया, C1 से C1 प्लस K टाइम्स C2 ऑपरेशन किया। मैंने C1 में क्या कर दिया, C1 प्लस K टाइम्स C2। तो C2 क्या थी, B1, B2, B3। तो C1 क्या बन गया, A1 प्लस K टाइम्स B1, A2 प्लस K टाइम्स B2, A3 प्लस K टाइम्स B3। अब ये जो न्यू मैट्रिक्स बनी है, ठीक है, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो है B। वो B कितना होएगा, वो B हमेशा इक्वल टू मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट A होएगा। ठीक है, आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्यूटेशन करने से डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हमको कैसे पता चला, इसका एक छोटा सा प्रूफ ये है कि हमको पता है कि हमने जैसे अभी ये प्रॉपर्टी नंबर 8 देखा, इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सम है किसी भी रो में, जैसे यहाँ पे रो में, फर्स्ट रो में सम एज अ सम दिया हुआ था एलिमेंट्स, तो हमने उनको बाइफरकेट कर लिया था, अलग अलग कर लिया था। ऐसे यहाँ पे कॉलम्स को अलग अलग कर लेंगे, A1, A2, A3 के साथ एक मैट्रिक्स लिख लेंगे और K1 टाइम्स B1, K1 टाइम्स B2 और K टाइम्स B3 के साथ दूसरी मैट्रिक्स लिख लेंगे। अब ये वाली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमें पता है A है, और ये वाली इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना है, 0। 0 कैसे, सबसे पहले तो हम अगर मान लीजिए इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट P है, ठीक है, मान लीजिए, तो हम ये K और K, एक कॉलम से K बार निकालेंगे तो 1 टाइम K मल्टीप्लाई हो जाएगा, KP हो जाएगा। तो ये K जैसे ही हमने हटाया, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम आर सेम, एंड वी रिमेंबर बाय द प्रॉपर्टी, इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर सेम देन द डिटर्मिनेंट इज 0। तो K टाइम्स P इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गया, A प्लस 0 और डिटर्मिनेंट इज अगेन A। तो ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं आया। इसका भी डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1। ठीक है, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी कम टू द प्रॉपर्टी नंबर 10th, व्हिच इज इफ मैट्रिक्स A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमारी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स इज द वन व्हिच हैज ओनली एलिमेंट्स अलोंग इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें अलोंग द डायगोनल ही सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं जो कि कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और बाकी अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, ऐसे में जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आता है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, ये कैसे आया, ये इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ऐसा होता है। हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर देंगे डिटर्मिनेंट बाय फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आप फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हो, फर्स्ट रो भी कर सकते हो। ठीक है, हम फर्स्ट कॉलम करके देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम से क्यों कर रहे हैं, जान के कर रहे हैं, ताकि क्योंकि सारे एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 1। ऐसे ही बाकी के रो और बाकी के कॉलम में भी कर सकते हैं हम, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है इनमें। ठीक है, मान लीजिए मैं A11 से कर रहा हूं, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, A11, क्योंकि इसका कोफैक्टर साइन पॉजिटिव है।
फिर क्या आएगा A22 टाइम्स 833 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा A11 टाइम्स A22 टाइम्स A33, क्या आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। तो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 11 इज इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is M and determinants of matrix B is N, then जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है AB का, A और B मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन किया गया है, उस मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स का। ठीक है, मैट्रिक्स A और B के मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट होएगा प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट इज if A is a matrix of order n and having determinant m, then the determinant of adjoint of the matrix A, adjoint क्या होता था, transpose of the cofactor। तो हमको ये बात पता थी कि अगर मैट्रिक्स A है और उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होएगा, सेम। ये दोनों का मैट्रिक्स का ये दोनों डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है। ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करने से भी डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, उसका डिटर्मिनेंट m है, तो उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होएगा वो m रेज़ टू पावर n माइनस 1 होएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 3x3 की, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट हमको गिवन है 25 एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A, तो वो क्या आएगा 25 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू पावर n माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25 रेज़ टू पावर 2, ये हो जाएगा 625। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट A हमको दिया हुआ है 3 एंड डिटर्मिनेंट B हमको दिया हुआ है 8, तो हमको पूछा गया है कि प्रोडक्ट AB जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट होगा 3 टाइम्स 8 इक्वल्स टू 24। ठीक है, सिंपल है ये, इसमें कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके जो पेक्यूलियर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ होता है और हमको एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आंसर चाहिए होता है, वो क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ। ठीक है, उसके हम क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो ये जितने भी टाइप के हम ये क्वेश्चंस करते जाएंगे, इनमें हमको एक खास जो मेथड्स हम इनमें यूज कर रहे हैं उनको एक प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि सेम मोर और लेस सेम ही प्रोसीजर हर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, हम जैसे जैसे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमको प्रॉपर्टीज रिकॉल होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। ठीक है, प्लस हमें ये जो मैकेनिज्म है ऐसे इवेलुएट करने का ये भी याद होएगा। ठीक है, सो दिस मेथड टेक्स सम टाइम एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस एज वेल। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये मेथड को, तो ये आपके किसी काम भी नहीं आने वाला है। ठीक है, एंड आप ये मान के चलिए कि ये फ्री के मार्क्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा तो ये फ्री के आपको 6 मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाता है तो। ठीक है, ये इतना इजी है। ठीक है, सो स्टार्टिंग ऑफ ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या इवेलुएट करना है, हमको इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 1 1 A B C A square B square C square। We have to prove that determinant of this matrix is equal to A minus B times B minus C times C minus A। ठीक है, तो अगर ये वाला मेथड आपको नहीं पता हो, अगर आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट्स पता हो, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय द फर्स्ट रो और एक्सपेंडिंग बाय द फर्स्ट कॉलम, वैसे करके आप सॉल्व करेंगे। वो इतना लंबा टर्म बन जाएगा कि उसमें से कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको समझ नहीं आएगा कि इसको डिड्यूस कैसे करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट एक्सपैंड स्ट्रेट अवे नहीं करते, डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन लगाएंगे लेकिन पहले सिंप्लीफाई करके। ठीक है, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में डिटर्मिनेंट कभी भी स्ट्रेट अवे तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। वो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं हम,
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते करके, तो हमको ये पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो हम जितनी चाहें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये कॉलम 1 जो है यहाँ पे सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है। तो मैं क्या करूं, अगर रो 2 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करूं और रो 3 को रो 1 से सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या होएगा, फर्स्ट एलिमेंट 1 बचेगा, बाकी दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास एटलीस्ट एक सिंपलर टर्म आएगा, जिसको अगर मान लीजिए मैं एक्सपैंड भी करूं कॉलम 1 से, तो मेरे को सिर्फ एक ही टर्म के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, 1 टाइम्स b माइनस ए टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसे करके, ठीक है। वो भी मैं नहीं करने वाला क्योंकि मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन स्टार्ट ऑफ तो हम कहीं से तो करेंगे। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन में देखना है कि कहां पर लाइक टर्म्स हैं, कहां पर, जैसे यहाँ पे 1 1 1 है, हो सकता है 8 8 8 होता, 9 9 9 होता, -5 -5 -5 होता। तो हमको देखना है कि लाइक टर्म्स कहां पर हैं, ठीक है। उन लाइक टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके कोई दो रोज में या कोई दो कॉलम्स में 0 लाना है। जैसे ही वो 0 आएगा तो हमको कहीं ना कहीं से अपना आंसर आता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर लाइक टर्म्स है, ठीक है। उसके बाद उन लोग को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम में आइडेंटिकल टर्म्स थे, तो इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए मेरे को रो में ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। सो व्हाट आई डिड, रो 2 is transformed as R2 minus R1 and R3 is transformed as R3 minus R1. तो रो 1 तो ऐसा सच ही रह गई 1a स्क्वायर, रो 2 में क्या आ गया 1 माइनस 1, रो 2 में सेकेंड एलिमेंट क्या आ गया b माइनस ए, और थर्ड एलिमेंट क्या आ गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ, b माइनस ए टाइम्स b प्लस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसी रो 3 में क्या हुआ 1 माइनस 1 0, फिर c माइनस ए, फिर c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी मैंने फिर से c माइनस ए c प्लस ए लिख लिया ना। अब हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं कोई स्केलर किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक स्केलर अगर कॉमन बाहर निकालता हूं, तो डिटर्मिनेंट उतने ही स्केलर टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली सेकेंड रो में 0 है, b माइनस ए है, b माइनस ए टाइम्स b प्लस ए है, इस रो में से b माइनस ए बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये वाली रो में c 0 है, c माइनस ए टाइम्स c प्लस ए, तो इस रो में से c माइनस ए बाहर निकाल सकते हैं। तो इसको हमने ऐसा लिखा, टेकिंग b माइनस ए फ्रॉम R2 एंड c माइनस ए फ्रॉम R3, ये बाहर आ गए, ठीक है। जो हमारी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय डिटर्मिनेंट की, ये बाहर आ गए, 1 0 0 a 1 1 a स्क्वायर b प्लस ए c प्लस ए, ठीक है। अब हम चाहें तो यहां से फिर से डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 1 यूज करके हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, लेकिन उसके बावजूद अगर हम 1 से सॉल्व भी कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 टाइम्स c प्लस ए माइनस b प्लस ए, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अगेन मेरे पास दो लाइक टर्म्स हैं, देन व्हाई नॉट टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी, मैं फिर से एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं और यहां पर भी 0 ले आता हूं। तो मैं अगेन क्या करूंगा, R3 ट्रांसफॉर्म्ड एज R3 माइनस R2। तो ये b माइनस ए और c माइनस ए तो बाहर है ही है, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई तो आगे 1 0 0, यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 1, और यहां पर क्या आएगा 0 के, और यहां पर क्या आएगा c प्लस ए माइनस b माइनस ए, तो क्या हो गया c प्लस ए माइनस b माइनस ए, यहाँ पर बचा c माइनस b, ठीक है। यहाँ इक्वल साइन के पहले ये दोनों टर्म्स भी हैं ही है, ठीक है, जगह नहीं है इस करके मैंने लिखा नहीं है, b माइनस ए एंड c माइनस ए, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई। अब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेरे को यहाँ पे आइडेंटिकल टर्म्स ऑफ फर्दर कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो मैं इसमें अभी क्या और देख पा रहा हूं कि जो मेरी लास्ट रो है उसके एलिमेंट्स क्या है 0 0 c माइनस बी। तो अगर इसमें से थर्ड रो में से मैं c माइनस बी बाहर निकाल लेता हूं
तो कोई हर्ज नहीं है मेरे को, ये और सिंप्लीफाइड हो जाएगा। c माइनस बी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या बन गया b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, एक्सपैंड कर देता हूं बाय कॉलम 1। जैसे मैं कॉलम 1 से एक्सपैंड करूंगा तो 1 टाइम्स 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू बी माइनस बी प्लस ए, तो गया 1 माइनस 0। ये क्या गया 1 टाइम्स 1 1, और यहां पर मेरे पास क्या बचा b माइनस ए टाइम्स सी माइनस ए टाइम्स सी माइनस बी। अब मेरा फॉर्मेट क्या है आंसर का, a माइनस बी चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूं b माइनस ए को लिखता हूं माइनस टाइम्स ऑफ a माइनस बी, माइनस ए कॉमन निकाल लिया। फिर क्या है b माइनस सी, मेरे आंसर में कहीं पे दिख रहा है c माइनस बी दिख रहा है, इसमें से भी एक माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस सी, ठीक है। और लास्ट है c माइनस ए, वो तो ऐसा ही है टाइम्स 1, ये वाला 1, तो माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट होके a माइनस बी बी माइनस सी टाइम्स c माइनस ए, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। तो आई होप आपको ये मेथड एंड ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। हम हमेशा ऐसे ही प्रोसीड करेंगे हर क्वेश्चन में। सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिकल टर्म्स कहां पर है, आइडेंटिकल टर्म्स हैं तो पहले उनको कैंसिल आउट करेंगे, जीरो लाएंगे, फिर कुछ कॉमन निकालने की करेंगे, उसके बाद फिर से देखेंगे कहीं पे आइडेंटिकल टर्म्स तो नहीं है, आइडेंटिकल टर्म्स होंगे तो उनको फिर से कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद फिर देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, कॉमन निकालने के बाद फिर मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट को जैसे डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते हैं एक्सपैंड करेंगे उस रो से या कॉलम से जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। हमेशा डिटरमिनेंट उसी रो से एक्सपैंड करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो हो, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है माइनस ए स्क्वायर बी ए सी, नेक्स्ट ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी एंड माइनस सी स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कोई भी सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिकल टर्म्स चेक करने के लिए। तो आइडेंटिकल टर्म्स हमको यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। आइडेंटिकल टर्म्स अगर होते तो हम क्या करते, कोई भी दो रो या दो कॉलम्स को सब्ट्रैक्ट करते और हम यहाँ पर सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते। सिंपल उठाकर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप सिंपली ये उठाओ और रो 1 या रो कॉलम, ठीक है, किसी भी कॉलम से या किसी भी रो से एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना चाहो तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है, ठीक है। करने को आप कर सकते हो लेकिन ये आंसर तक आप कभी नहीं पहुंचोगे, ठीक है। अगर आप रो 1 से कैलकुलेट करते हो तो माइनस ए स्क्वायर टाइम्स इतना कैलकुलेट अगर आप करने लग गए तो फिर अभी आप क्लास 12th में नहीं होते, ठीक है। तो कहीं आपको हार्वर्ड या मिशिगन यूनिवर्सिटी या मैसाचुसेट्स में बुला लिया गया होता अभी तक, ओके। तो हम ये वाला मेथड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी टेक्निक देखेंगे। नेक्स्ट, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो वो निकालिए, ठीक है। अगर आप लिखना चाहे तो ये मैकेनिज्म लिख सकते हैं। सबसे पहले आइडेंटिकल टर्म्स को फाइंड आउट करिए, अगर आइडेंटिकल टर्म्स नहीं है तो कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसको देखो। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कॉमन क्या है, कॉलम 1 में ए और ए, ठीक है। कॉलम बी में बी, कॉलम सी में सी और सी, ये हमको दिख रहा है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो एक कॉलम से अगर कोई चीज निकलती है तो 1 टाइम मल्टीप्लाई होती है डिटर्मिनेंट के साथ। एक कॉलम से बी निकला तो 1 टाइम मल्टीप्लाई हुई, सी निकला तो 1 टाइम हुई। तो जैसे ही हम यहाँ से ए निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस ए बी और सी, ठीक है। यहाँ से हम b निकालेंगे तो बचेगा a माइनस बी और c, ठीक है। यहाँ से हम c कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a b और माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को भी नजर आ रहा है कि रो 1 में a कॉमन है, रो 2 में b कॉमन है एंड रो 3 में c कॉमन है। तो हम फिर से कॉमन निकालेंगे तो a b c फिर आप बाहर आ जाएगा तो लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और अंदर यहाँ पर पूरे में 1 1 1 और डायगोनल एलिमेंट्स में -1, ठीक है। अब भी हम चाहे तो इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं। ये 1 1 1 -1 की मैट्रिक्स है, इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये काम और सिंप्लीफाइड हो जाए,
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आपका ये डिटर्मिनेंट और ज्यादा सिंप्लीफाइड हो जाए, क्योंकि हमको दिख रहा है कि कोई भी दो कॉलम्स को अगर हम ऐड करेंगे या दो रोज को हम ऐड करेंगे तो दो टर्म्स डायरेक्टली जीरो हो रहे हैं। कैसे? अगर मान लीजिए मैं रो 1 और रो 2 का ऐड करता हूं तो जैसे ही ऐड होएगा तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक सम आएगा। तो हमको एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ एक टर्म के लिए सॉल्व करना होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं ये कॉलम और ये कॉलम को ऐड कर देता हूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा और यहाँ पर फिर से एक टर्म आएगा। तो मेरे को सिर्फ एक टर्म के लिए कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन जितनी मिनिमम हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, करने को आप यहां से भी एक्सपैंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम इसको आगे सिंप्लीफाइड फर्दर करेंगे। हम कॉलम 2 को करते हैं, आप रो 1 रो 2 को भी कर सकते हो, रो 2 रो 3 को भी कर सकते हो। हम यहाँ पे कॉलम 2 कर रहे हैं तो कॉलम 2 सच दैट कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 2 इज सच दैट इज कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो मतलब यहाँ पर ये टर्म जीरो हो जाएगा इसके साथ ऐड होके, फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा इसके साथ ऐड होके और यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर कॉलम 3 क्या हो जाएगा? कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। तो यहाँ पर भी ये टर्म जीरो हो जाएगा इसके साथ ऐड होके, यहाँ पर ऐड होके 2 हो जाएगा और यहाँ पर ऐड होके 0 हो जाएगा। तो 0 2 0। अब हमारे पास बचा ही कुछ नहीं। अब आप चाहो तो रो 1 से एक्सपैंड कर लो, क्योंकि रो 1 में एक ही टर्म्स है। ठीक है, कैसे एक्सपैंड करोगे? -1 टाइम्स 0 -4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस प्लस 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आंसर आ गया। ठीक है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन बाय कॉलम 3 किया है तो थर्ड कॉलम के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे कोफैक्टर का साइन चाहिए। कोफैक्टर के साइन के लिए वो मैट्रिक्स याद करी अपन ने, डायगोनल एलिमेंट्स प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस। ठीक है, अब यहां वाले टर्म के लिए क्या है? माइनस, तो -2 टाइम्स -2 आ गया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, -2 -0, -2 टाइम्स -2 -0, ये क्या आ गया? +4, अगेन +4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अगर किसी को तो हमें मेल भी कर सकता है। आपको सबको पता ही है कि आप मेल की करस्पॉन्डेंस के थ्रू कोई भी डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम हायर लेवल क्वेश्चंस। अब ये जो हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, जिससे हमको डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने के लिए भी स्टेमिना भी आए, प्लस हमारा थॉट प्रोसेस भी चलने लगे कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, जहां पर हमको कोई भी कॉमन ना दिखे, जहां पर हमको कोई भी आइडेंटिकल टर्म्स ना मिले, ठीक है, सब्ट्रैक्शन एकदम से ऐसे करना पॉसिबल ना हो, तो उनमें क्या अप्रोच लगाई जाए अब हम वो सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या अप्रोच होती है कि आइडेंटिकल टर्म्स देखो, आइडेंटिकल है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपैंड करने की कोशिश करो, अगर नहीं है तो कुछ कॉमन बाहर निकाल लो। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिकल देखो, फिर कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद फिर कुछ आइडेंटिकल बनता है तो फिर आइडेंटिकल निकालो, फिर कॉमन देखो। अगर सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ जीरोस आप ले आए हो, तो जिस भी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस है आप उसके थ्रू उसको डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके आंसर निकालिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम ये क्वेश्चन में जब हम देख रहे हैं तो क्या है? b प्लस सी होल स्क्वायर, अब a और b, फिर ए बी सी प्लस ए होल स्क्वायर बी सी, फिर सी ए सी बी और a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूफ करना है 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, अब इसमें आप देखिए आपको कोई आइडेंटिकल टर्म दिख रहा है कहीं पे अभी कि आप एकदम से इसे सब्ट्रैक्ट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कुछ सॉल्व करके उसको जीरो बना पाओ? कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई चीज कॉमन निकल रही है किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से। दो टर्म्स में यहाँ पे ए दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, दो टर्म्स में यहाँ पे बी दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, दो टर्म्स में सी दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। तो ऐसे ही यही हाल रोज में भी है। ठीक है, तो कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो इसमें समझ ही नहीं आ रही कि स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि कुछ कॉमन निकालें। ठीक है, कॉमन अगर नहीं है तो कॉमन बनाएं। ठीक है, यहां पर हम क्या अप्रोच लेंगे कि जैसे रो नंबर 1 में ए और ए दिख रहा है दो एलिमेंट्स में, लेकिन यहां पर ए नहीं है, तो क्या करेंगे? थ्रू आउट में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहां पर हमको
बी दो जगह दिख रहा है लेकिन इधर पे नहीं दिख रहा है, तो बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी थर्ड रो में सी यहां पर दिख रहा है लेकिन उधर पे नहीं दिख रहा है, तो सी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर 1 में ए बी सी आ जाएगा स्केलर का। अगर हम कुछ भी बाहर निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अंदर डालते हैं तो इक्वलाइज करने के लिए 1 करते हैं। ठीक है, तो 1 ए बी सी किया और मल्टीप्लाइंग रो 1 बाय ए, रो 2 बाय बी, रो 3 बाय सी। तो यहां पर क्या आ गया, ए स्क्वायर ए बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी बी प्लस सी होल स्क्वायर सी बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी टाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमको ऐसे कॉमन दिखने लगा, हमको कॉलम ए में ए निकला है, बी में सेकेंड रो कॉलम में बी निकला है, और कॉलम थर्ड में सी कॉमन निकला है। इसको कॉमन को बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी कैंसिल हो गया। अच्छा, तो हमको बच क्या गई, ये वाली मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे कि सर किया क्या, हम ही ने मल्टीप्लाई किया था, हम ही ने कॉमन बाहर निकाला, जो ए बी सी डिनोमिनेटर में आया था वही न्यूमरेटर में आ गया, कैंसिल आउट कर दिया। तो हमने कौन सी बहुत बड़ी समझदारी का काम किया। तो समझदारी का काम किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। समझदारी का काम क्या किया कि यहाँ पर कुछ भी डिड्यूसिबल फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब डिड्यूसिबल फॉर्मेट में है। फॉर्मेट चेंज हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है, सिंपली ए बी सी से मल्टीप्लाई करके और उसके बाद कॉमन निकाल लेने से, रो में मल्टीप्लाई किया कॉलम से निकाला, मल्टीप्लाई रो में किया है कॉमन कॉलम से निकाला है, तो इस फॉर्मेट में आ गया। अब इस फॉर्मेट में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके कुछ चीजें जीरो हो रही हैं। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें जीरो हो रही हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, C1 माइनस C3 क्यों किया, क्योंकि हमको यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन दिखे। ठीक है, तो हमने ये पूरे कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाए C1 माइनस C3, तो क्या हो गया, बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, फिर सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली हमने कॉलम 2 में कंप्यूटेशन लगाई, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, वो क्या किया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और कॉलम 3 एज सच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको आइडेंटिटी दिख रही होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होती है, एक्स प्लस वाई टाइम्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई यहाँ पर हमको अब दिख रहा है कि ये वाली कॉलम में, ये वाले कॉलम में हमको दिख रहा है कि एक टर्म क्या आएगा, बी प्लस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, आप चाहो तो मैं लिख दूं इसको, बी प्लस सी प्लस ए टाइम्स बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी आएगा सी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए माइनस बी। तो हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी जो था दोनों में वो हमने, और यहाँ पे तो 0 है, तो हमने कॉलम 1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया। ऐसे ही कॉलम 2 में भी दिख रहा है, सी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, यहां पे भी क्या बनेगा, सी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। लास्ट इसमें सी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी टाइम्स सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें से भी सी प्लस ए प्लस बी कॉमन निकल आया। तो कॉलम 2 में से भी ए बी सी कॉमन निकल रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा, इन लोगों के माइनस वाले फॉर्मेट्स, बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस बी ए, सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, और कॉलम 3 एज सच। ठीक है, अब इसके आगे आपको दिख रहा है कि क्या फर्दर मैं किसी चीज को ऐड करके किसी चीज से सब्ट्रैक्ट करूं। पहली बात तो आप ये देखिए कि यहां पे अब कुछ कॉमन निकल पा रहा है,
यहाँ पर कुछ कैंसल आउट करके या बिना उसी के कुछ कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर एज सच कॉमन कुछ भी नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब फर्दर हमको कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सोचे कि क्या कॉलम 1, रो 1 और रो 3 को ऐड कर देने से क्या यहाँ पे 0 बन रहा है? नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे C प्लस है, B माइनस है और A माइनस माइनस है। मतलब यहाँ पे जो दोनों C हैं ऐड हो जाएंगे, दोनों A ऐड हो जाएंगे। कोई सेंस नहीं निकला। या तो मैं बोलूं कि रो 2 और रो 3 को ऐड कर देने से कुछ फायदा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। दो C हैं वो ऐड हो जाएंगे, A भर सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस बी ऐड हो जाएंगे, और जो एक और टर्म जो बनेगा वो A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या प्लस बी स्क्वायर, जो भी आप कंपटीशन लगाएंगे। तो रास्ता यहाँ पर अब कुछ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर हम रो 1 और रो 2 को ऐड करें तो क्या आ रहा है? यहाँ पर तो 0 प्लस है तो एक टर्म आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 प्लस है एक टर्म आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? A प्लस बी होल स्क्वायर। अब उनका जो रिजल्ट है उसको रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो यहाँ पर भी 3 के बजाय 2 टर्म्स बचेंगे, यहाँ पे भी 3 के बजाय 2 टर्म्स बचेंगे, और यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सिर्फ 2AB बचेगा। तो यहाँ पे भी 2 टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन, उसमें दिखेगा। ओके, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हम R1 को सिंपली R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को क्या आएगा? नीचे 2 टर्म्स आएंगे। या R1 को सिंपली R3 या R2 को सिंपली R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को नीचे 2 टर्म्स आएंगे। तो हमने इसका क्या ऑल्टरनेटिव निकाला कि हमने अगर R1 और R2 को ऐड करके देन R3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे R3 में क्या सिर्फ सिंगल टर्म्स बचेंगे, और यहां पर A प्लस बी द होल स्क्वायर्ड है वो माइनस A स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड हो जाएगा। तो A प्लस बी द होल स्क्वायर्ड क्या बचेगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या बचेगा? सिर्फ 2AB। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यहां पर जो भी इसका टर्म है माइनस R1, और यहां पर R3 का जो टर्म है माइनस R2। ठीक है, क्योंकि R1 0 है यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म आया है उसमें कुछ हमको जीरोस दिखने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब वी आर समवेयर गेटिंग नियर टू दी आंसर। अब यहां पर हमको कुछ, अगर हम कंप्यूटेशन अब लगाना सीखेंगे तो ये काइंड ऑफ जो है ये प्रैक्टिस से आपको बनेगा कि आप कैसे ये वाली कंप्यूटेशंस लगाएंगे। ये एक्सेप्शनली लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे एक्सेप्शनली लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आपको परफेक्ट करना है तो इसकी की है प्रैक्टिस। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यूड बी एफिशिएंट, द मोर एक्यूरेट योर आंसर्स वुड बी, और आपको पता रहेगा कि अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप क्या लगाना है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे? जो कॉलम 1 है उसको A से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम 2 जो है उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को B से जब हम मल्टीप्लाई, A से और B से जब रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा कुछ ऐसा। पहले बात, हम बाहर जो है A और B से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अंदर क्या होएगा? यहां थ्रू आउट A से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? AB प्लस AC माइनस A स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2AB। यहां पर B से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा BC प्लस AB माइनस B स्क्वायर, और नीचे माइनस 2AB, और जो C है वो थ्रू आउट, थर्ड रो जो है वो थ्रू आउट कॉमन रहेगा। ठीक है, इससे अब हमको क्या दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब यहां पर जो टर्म्स थे उनकी डिग्री क्या थी? 1। यहां पर भी डिग्री क्या थी? 1। यहां पर डिग्री क्या थी? 2। ठीक है, यहाँ पर A स्क्वायर्ड है, B स्क्वायर्ड है और A इंटू B है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ डिवाइड नहीं करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है ताकि जो मैट्रिक्स है वो होमोजीनियस बने, मतलब उसके सारे टर्म्स जो है वो सेम ऑर्डर के बने। ठीक है, इसी से हमको एक गेसिंग मिली कि हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये पता चलेगा कि अगर हम A और B से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में और B A टाइम्स B हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? कॉलम 1 में एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। कॉलम 1 इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 3।
कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, और कॉलम 2 में भी क्या लगाएंगे कॉम्पिटिशन, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो यहां से क्या आएगा, जैसे ही हम कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करेंगे तो -a² प्लस a² खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे भी -b² प्लस b² खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, ab प्लस ac प्लस a² प्लस a²। ठीक है, कॉलम 1 की अगर सिर्फ बात करेंगे तो यहाँ पर बचेगा ab प्लस ac, a² से a² खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा b², और थर्ड वाली जगह पे क्या आ जाएगा -2ab प्लस 2ab 0। फिर यहाँ पर कॉलम 2 में क्या बचेगा, कॉलम 2 में भी 0 प्लस कॉलम 3 है तो 0 प्लस c करेक्शन a² तो आ जाएगा a²। फिर यहाँ पे bc प्लस ab -b² प्लस b² खत्म हो गया। ठीक है, और लास्ट में -2ab प्लस 2ab 0। ठीक है, अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है हमें। ठीक है, ना अब हमको यहाँ पे कॉमन आते हुए नजर आ रही हैं चीजें। जैसे फर्स्ट रो में आप देखोगे कि थ्रू आउट आपको a कॉमन मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड रो में आपको थ्रू आउट b कॉमन मिल रहा है, और थर्ड रो में आपको पूरा का पूरा 2ab कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, रो 1 में से a निकालेंगे, रो 2 में से b निकालेंगे, और रो में से 2ab कंप्लीट निकाल लेंगे। तो ये क्या निकलेगा, ये थ्रू आउट तो पहले ही था इतना टर्म, टाइम्स ab जो हमने a से निकाला, b से निकाला ab, और जो रो 3 से निकाला 2ab। ठीक है, अब हमको ये मैट्रिक्स जो है ये बेस्ट मतलब मोस्ट सूटेड फॉर्म में मिल गई, जिसमें क्या है, कोई एक ऐसी रो है जिसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरोस है। और एक और हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड रो है इससे एक्सपैंड कर देंगे अपना डिटर्मिनेंट। तो हमको एक्सपैंड करना है 1 से, थर्ड रो में 1 से, 1 का कोफैक्टर का साइन होता है प्लस। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, 1 टाइम्स b प्लस c टाइम्स c प्लस a माइनस ab। ठीक है, तो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, bc प्लस c² प्लस ac प्लस ab। ठीक है, bc प्लस ab प्लस c² प्लस ac माइनस ab। तो प्लस ab माइनस ab खत्म हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल आउट होएगा हम देखेंगे यहाँ पे ये प्लस ab माइनस ab को कैंसिल कर देते तो यहाँ पे थ्रू आउट एक c कॉमन आ रहा है, वो c बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा अंदर a प्लस b प्लस c। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2abc, और अंदर a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये वाले क्वेश्चंस को आप दोबारा से देखिए। ठीक है, 1 से लेके 3rd तक जितने भी हमने तीनों क्वेश्चन किए इसको आप दोबारा से खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसी के बाद आपको परफेक्शन आएगी, आपको खुद को समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन लगानी है, कौन सी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है, और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के थ्रू आपको खुद से भी क्लिक करने लगेगा कि कहाँ पे हमको कौन सी कॉम्पिटिशन लगानी चाहिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ द क्वेश्चन गिवन इज, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ ABC PQR XYZ। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट हमको गिवन है वो है B प्लस C प्लस A प्लस B, Q प्लस R प्लस P प्लस Q, Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। ये मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हमारा मेथड क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आइडेंटिकल टर्म्स को फाइंड करो, उनको सब्ट्रैक्ट करो, और फिर कुछ कॉमन निकालो। ठीक है, या डायरेक्टली देखो कुछ कॉमन निकल रहा है तो उनको कॉमन निकालो। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे कोई आइडेंटिकल टर्म्स हमको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, कुछ कॉमन भी आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, जस्ट एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पे करने मिल रही है, दैट इज कि सिर्फ जो कॉमन रो 1 है उसमें सिर्फ ABC एलिमेंट्स है, जो रो 2 है उसमें PQR एलिमेंट्स है, और रो 3 जो है उसमें XYZ एलिमेंट्स है। तो हम क्या करें कि सारे एलिमेंट्स को, सारे वेरिएबल्स को एक कॉलम में ले आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, C1 ट्रांसफॉर्म्ड है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो उससे क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ABC ट्वाइस ऑफ PQR ट्वाइस ऑफ XYZ, क्योंकि हर एलिमेंट में दो दो वेरिएबल्स थे, जब वो एड अप होंगे तो डबल डबल आएंगे। ठीक है, तो 2 हमने कॉमन लेके बाहर कर लिया। ये करने का क्या फायदा हुआ, एक ही कॉलम में सारे एलिमेंट्स लेने का क्या फायदा हुआ, अब हम जो कॉलम 1 है उससे बाकी दो कॉलम C2 और C3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो हमको कॉलम 2 में और कॉलम 3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट मिलेगा। लेकिन हमको ऐसे क्यों लग रहा है कि हमको यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए? हमको कल रात सपने में तो ऐसा आया नहीं था। हमको ऐसा इसीलिए ऐसा करते समझ में आ रहा है क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें सब जगह पे सिर्फ एक ही एक एलिमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, लेकिन हमारे आंसर में एक एक एलिमेंट है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमको यहाँ पर 2 एलिमेंट से फर्दर रिड्यूस करके एक एलिमेंट में लाना है। तो जब यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स से सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट्स बचेगा। तो हमने क्या किया, C2 कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 लिखा और कॉलम 3 को कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 लिखा। इसको हम कभी भी इक्वल साइन नहीं लिखेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स चेंज हो जाती है लेकिन डिटर्मिनेंट जो वैल्यू रहती है वो सेम रहता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा कॉलम 1। कॉलम 2 क्या बन जाएगा, माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस से। ठीक, अब कॉलम 1 में फिर से 3 बचे एलिमेंट्स, लेकिन वहां पर आंसर में कॉलम 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम 1 है उसमें से कॉलम 2 और कॉलम 3, अब यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन है तो ऐड कर दो सिंपली। तो यहाँ पर जब एडिशन होएगा तो बी और सी खत्म हो जाएगा, यहाँ पर क्यू और आर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर वाई और जेड खत्म हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए पी एक्स माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। ये माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे और हमको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके सिर्फ 2 बचेगा, ट्वाइस ऑफ दिस मैट्रिक्स, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, इसके आप और आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपको और इसमें एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी और इसके मेथड्स खुद से क्लिक होने लग जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसके और क्वेश्चंस करेंगे and simultaneous equations and how to evaluate the area of a triangle using determinants, वो भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, this finishes our lecture of determinants। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे with discussion of solving simultaneous equations using determinants। Okay, this is me signing off. Good day, take care।